बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। आज हम लास्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट में ये पूछा गया है, सपोज यू आर गिवन अ नोन नॉन जीरो वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, यानी ये नल वेक्टर नहीं है। The scalar product and vector product of A with unknown vector B is 0. अब इस वेक्टर A की आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट एक अननोन वेक्टर B के साथ ली तो आंसर दोनों सिचुएशंस में आपके पास 0 बन रहा है। और आपसे ये पूछा गया है कि ये जो B वेक्टर है विच इज अननोन, इसके बारे में फिर आप क्या कंक्लूड करेंगे। ये ऐसा क्यों है कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जब इस वेक्टर b की a के साथ ली जाती है तो दोनों सिचुएशंस में आंसर 0 हो जाता है। एक तो पॉसिबिलिटी आपने पढ़ी हुई थी कि स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, दोनों में एंगल के अकॉर्डिंग भी स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें थीटा से रिलेटेड कोई भी आपसे बात नहीं पूछी गई। सिंपली ये कहा गया है कि B कैसा वेक्टर होगा जिसकी वजह से A के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 है, यानी A डॉट B भी आप करते हैं तो आंसर क्या बनता है 0। और जब आप A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो भी आंसर 0 बन रहा है। इस सिचुएशन में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर A नॉन जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब ये B फिर नल वेक्टर था। इसके नल वेक्टर होने की वजह से आपके पास स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों 0 हो रहे हैं। सो आपका इसमें 0 होने का मतलब है B विच इज द अननोन वेक्टर, इट इज अ नल वेक्टर। अगर आप एंगल के बारे में सोचें तो अगर आप 0 डिग्री एंगल लेते हैं जिस पर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो फिर स्केलर प्रोडक्ट नॉन जीरो होता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट 0 डिग्री बिटवीन ए एंड बी जब एंगल होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर आप 90 डिग्री एंगल लेते हैं, इस एंगल के केस में ए डॉट बी आपके पास 0 हो जाएगा और ए क्रॉस बी अगेन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कैरी करेगा। यानी ये वो एंगल्स हैं जिन पर स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट कोई एक 0 होगा, दोनों आपके पास 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हैं तो इसका मतलब फिर B जो है वो एक नल वेक्टर है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में उसने ये पूछा है कि व्हाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर जस्ट कोई एक फोर्स अप्लाई होती है, कोई भी एक सिंगल नॉन जीरो फोर्स है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। ऑब्वियसली ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। द रीजन इज दिस, क्योंकि ये एक सिंगल फोर्स है। इसके इफेक्ट को 0 करने के लिए यहाँ पर इसके एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट कोई और फोर्स होनी चाहिए थी, तब यहाँ पर इस मैस का नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इस मैस पर 0 होता और एक्सेलरेशन भी 0 होता। अगर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो फिर उस केस में आपके पास इस मैस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो वो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होता। सो एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स विल हैव अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की जो मस्ट कंडीशन है वो है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज के थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन डोर में प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बाद में देखते हैं, पहले आप ये सिचुएशन देखें। ये हमारे पास एक डोर है जिसकी राइट साइड पर यहाँ पर हैंडल है और इस हैंडल के ऑपोजिट साइड पर ये हिंजेस हैं, यानी राइट साइड पर हैंडल है और लेफ्ट साइड पर हिंजेस हैं। अब अगर आप इस डोर को इस हैंडल की हेल्प से ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि डोर को दोनों तरफ ओपन किया जा सकता है। कुछ सिचुएशंस में डोर को अगर आप आउटवर्ड पुल करते हैं तो आपके पास
इसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये ओपन हो जाएगा। और कुछ सिचुएशन में आप इसको इनवर्ड साइड पर फोर्स अप्लाई करते हैं और डोर आपका ओपन हो जाता है इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके आउटवर्ड या इनवर्ड जो मोशन है उसको कहा गया है कि आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है, टॉप व्यू लेना है डोर का और आपने ये बताना है कि इसमें जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ओपन करते वक्त वो किस तरह का था, वो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। इसी सिचुएशन को अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पूछा गया है टू ओपन अ डोर द हैंडल इज ऑन राइट एंड द हिंजेस ऑन द लेफ्ट, अ टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड, यानी इसे ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब इज द टॉर्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव? डज योर आंसर डिपेंड ऑन whether the door open towards or away from you? Obviously depend करेगा कि हम डोर को अपनी तरफ खोल रहे हैं या अपने से दूर, यानी away from us the door is moving। अगर आप इस हैंडल से डोर को ओपन कर रहे हैं, सपोज करें आप इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा और आप यहाँ से इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका आउटवर्ड जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो इस तरह का होगा, यानी ये आउटवर्ड आकर कुछ इस तरह रोटेट करेगा। इस सिचुएशन में आपके पास जब यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये डोर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होता नजर आएगा। अब अगर आप इसके ऑपोजिट इसको ओपन करें, यानी आप इसे इनवर्ड डायरेक्शन में ओपन कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में डोर इनवर्ड यूं मूव करेगा और जब आप इसे टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगी। यानी जब आप इसको आउटवर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास क्या रोटेशन है? क्लॉकवाइज। और अगर आप इसे इनवर्ड डायरेक्शन में ओपन करते हैं तो फिर इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। So, if the door opens towards us, then torque is clockwise, ये वाली situation. And if the door opens away from us, then the torque is anti-clockwise, this one. So, क्या dependence है कि आप डोर को अपनी तरफ खोलें या away from us खोलें? Yes, ये डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसे अपनी तरफ ओपन करते हैं यानी the door is moving towards us और the door is moving away from us, इन दोनों सिचुएशंस में टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यस, आंसर डिपेंड्स ऑन वेदर द डोर ओपन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अस। ये तो था टर्निंग इफेक्ट डोर में कि अगर आप उसे इस जगह से ऑब्जर्व करते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट या टॉर्क के क्या क्या डायरेक्शन होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, सेकेंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज अ लार्ज रेंच टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। आप जानते हैं कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा रेंच की हेल्प से जब आप किसी भी नट को या बोल्ट को टाइट करेंगे या लूज भी करेंगे तो भी दोनों सिचुएशंस में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास रेंच ऐसा है जिसका जो स्पैनर का जो साइज है वो बड़ा है, यानी आप लार्ज स्पैनर यूज कर रहे हैं और ये अगर आपके पास एक स्मॉल स्पैनर है और आपने नट को इसकी हेल्प से अगर टाइट करना हो और इसकी हेल्प से, तो किस केस में आपके पास मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करती हूँ और इसे टर्निंग इफेक्ट देती हूँ, यहाँ पर आपका नट है या बोल्ट है, तो ऑब्वियसली इसके मोमेंट आर्म की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो बिगर होगा। सेम फोर्स मैं इस रेंच पर अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट आर्म है उसकी वैल्यू कम है। सो यहाँ पर मोमेंट आर्म कम होने की वजह से, इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस केस में कम होगा और इस केस में ज्यादा होगा। अब आपके पास एक बहुत ही छोटा सा बोल्ट है और आप उसको टाइट करने के लिए एक बिगर रेंच यूज कर रहे हैं, तो उससे डर ये होता है कि उसके लॉन्ग मोमेंट आर्म की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा या फोर्स का जो इफेक्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। यानी इस पर अगर आप स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करेंगे
तो स्मॉल फोर्स का मोमेंट आर्म बिगर होने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा हो जाएगा और आपका वो जो स्मॉल बोल्ट है वो टूट सकता है। सो उसको ब्रेकिंग से बचाने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास स्मॉल बोल्ट है तो आप रेंच भी स्मॉलर ही यूज करें, लेकिन अगर आप यही रेंच यूज कर रहे हैं तो बहुत बहुत केयरफुल होकर यूज करें ताकि आपके पास स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस ना हो। अब इसका आंसर कुछ इस तरह से आप लिखेंगे कि इफ द रेंच इज लार्जर देन वी रिसीव मोर टॉर्क फॉर स्मॉलर फोर्स ड्यू टू लार्ज मोमेंट आर्म। क्योंकि लार्ज मोमेंट आर्म होगा, आप फोर्स थोड़ी सी भी लगाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा टॉर्क, तो ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर आ जाएगा। दिस लार्ज इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन ब्रेक अ स्मॉल बोल्ट। सो इस बोल्ट की ब्रेकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये वार्निंग दी जाती है। अब देखते हैं कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। लास्ट में आपसे ये पूछा गया है, अ सेंट्रल फोर्स इज वन दैट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम पॉइंट। सेंट्रल फोर्स का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उस पर एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स आप किसी भी पॉइंट से ऑब्जर्व करें वो हमेशा एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप यहाँ से भी ऑब्जर्व करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो अगेन आपके पास इस सर्कल में कोई भी पॉइंट आप ले लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसे सेंट्रल पॉइंट कहा गया। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या ये फोर्स जो कि सेंट्रल पॉइंट से ही पास कर रही है, क्या वो इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि इस केस में क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल सेंटर में से पास हो रही है, और आपको सेंटर को ही अगर आप अपना पिवट पॉइंट बना लेते हैं तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पिवट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है। सो इस केस में आपका जो फोर्स से रिलेटेड मोमेंट आर्म होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फोर्स और रेडियस, अगर आपके पास ये एक सर्कल, ये उसका रेडियस, और फोर्स भी इसी तरफ ही अप्लाई हो रही है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इनके बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। और अगर आपके पास 0 डिग्री एंगल हो तो एफ आर साइन थीटा में जब आप साइन 0 डिग्री पुट करते हैं तो आंसर ऑब्वियसली 0 बनेगा। एक ये भी रीजन है, और दूसरी ये भी है कि जब आपकी फोर्स सेंटर से पास कर रही है और सेंटर ऑफ सर्कल को ही आप पिवट पॉइंट ले रहे हैं तो मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसके 0 होने से जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सेंट्रल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती अबाउट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, क्योंकि इस केस में मोमेंट आर्म 0 होगा, या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स और रेडियस वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो एंगल क्या होगा फोर्स और आर के बीच में, वो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।